बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी फ्रंट पे इस वक्त जो है वो मामलात बड़े क्रिटिकल हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो सेंटर ग्रेविटी बना हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस वजह से बना हुआ है, ये इसमें मेरे ख्याल में कोई बात ढकी छुपी अब रही नहीं है। जो दावे बैनुल अक़वामी जरीदे कर रहे थे कि जो टेंशन क्रिएट हुई है इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो कि पूरे खित्ते के लिए एक मसला बन चुका था और रीजनल वॉर बन चुकी थी, उसके अंदर एक अहम डेवलपमेंट आती है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि वो 5 दिन की जो स्ट्राइक्स हैं, जो हमले हैं, वो बंद करने जा रहे हैं और उन्होंने मुज़ाकरात का अंदिया दिया। तो उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी जरीदों ने यह बताया कि इस मुज़ाकरात के अंदर जो सबसे ज़्यादा इसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो साइलेंस बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इजिप्ट, तुर्किया और पाकिस्तान सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की फ़ोन कॉल जो फाइनेंशियल टाइम्स ने जिस हवाले से दावा किया था, वो भी आज उसकी जो है वो यकीन दहानी करा दी गई है। मीनिंग बाय उसकी एंडोर्समेंट हो गई है वाइट हाउस की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो है वो फील्ड मार्शल साहब की जो है वो बात हुई, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात हुई ईरानी सदर के साथ, उसके बाद ये फैसला हुआ कि 5 दिन का जो है वो एक अगर मैं कहूँ तो एक टेम्परेरी सीज़ फायर या जिस तरीके से हमले जो है वो रोक दिए जाए, उसके बाद नेगोशिएशंस होगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी, किन शराइत पे होंगी, वो एक सीरियसली और एक मैं कहूँ कि गैर संजीदा तरीके से उसको देखा जाएगा और संजीदगी से देखा जाएगा। लेकिन अब गुजारिश ये है कि ये मामलात अब किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि अब राइट नो सिचुएशन ये है कि ईरान जो है उसको प्रॉपरली जो है वो फ्रंट पे आके इसको एंडोर्समेंट दे नहीं रहा, इन तमाम मुज़ाकरात को बराह रास्त मुज़ाकरात की वो तरदीद कर रहा है। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स इस हवाले से और बैनुल अक़वामी जरीदे इस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली किसी सीनियर रहनुमा के साथ जो है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही फरमाया कि हमारे जो है वहाँ पर रवाबित हैं और मुज़ाकरात की बात हो रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी, ख़ासतौर पे कैपिटल इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बताएगा कि मेज़बानी किस तरीके से अगर पाकिस्तान ने करनी है तो किस तरीके से होगी। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आला अस्करी हुक्काम ने जो है वो अहम इजलास जो है अभी हो रहा है कैपिटल के अंदर, और इसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। और इसके साथ साथ इस हमारे रोल को चाइना भी अब जो है वो वहाँ से ज़रा ये बता रहे हैं कि चाइना गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के इस रोल को सराह रही है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जहां हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के साथ मुज़ाकरात की सूरत हाल के अंदर भी वहां पर जो है वो कुछ हमले कोड हो रहे हैं कि वहां पर हमले हो रहे हैं, और सफारती कोशिशों के बावजूद भी वहां पर क्यों हमले हो रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। उसके साथ साथ वाइट हाउस के जो तर्जुमान है कैरोलाइन लेओट, उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की सूरत हाल गैर यकीनी और गैर वाज़े है। उसके साथ साथ मुज़ाकरात की कयास आराइयों को कम करने की कोशिश की जाए। मीनिंग में जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये देखा गया कि बहुत सारे स्टांस उन्होंने जो है वो बगैर किसी, मैं मीनिंग भाई ये कहूँ कि उनकी एक बात में 2 बातें होती हैं और उनके कॉल फेल में तजाद होता है बाज़ औक़ात, और पैराडॉक्स उनके स्टांस में देखने को मिलता है। तो इस हवाले से अब क्या अपकमिंग होने जा रहा है, जहां एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट और ख़ासतौर पे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया इस वॉर से जो रिपरकशंस सफ़र कर रहा था, और वहां पर पाकिस्तान और जैसे तुर्किया और इजिप्ट ने यह सोचा कि इसके मुज़ाकरात फिल फॉर कराए जाएँ, तो इसमें अपकमिंग क्या नेगोशिएशंस होंगी, इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जनाब रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जनाब फ़ायज़ा बुखारी मेरे साथ हैं, जो है बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी एक्सपर्टीज़ रखती हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब भी हमारे साथ होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं ज़रा बैनुल अक़वामी फ्रंट पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, मिस फ़ायज़ा काइंडली बताइएगा कि सबसे पहले तो आप डोनाल्ड ट्रंप की जो ये 5 दिन का जो अपेरेंटली अगर इसको कहें कि जो टेम्परेरी सीज़ फायर एक किस्म का था, उसके बाद ईरान पर हमले भी हो रहे हैं, और दूसरी जाने मैंने जैसे वाइट हाउस का आपको स्टांस बताया कि अब वो कयास आराइयों को जो है वो थोड़ा कम करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें राइट नाउ क्या सिचुएशन समझती हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी। मैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो हमें उस शख्स की पर्सनैलिटी को समझना होगा। जी। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो हम्म। स्टेप लेने के बाद फिर कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं कि हमने हम्म। देखा कि कुछ गुज़िश्ता बयानात के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे तो फलां शख्स ने कहा था, मेरे दामाद ने हम्म। मिसगाइड कर दिया था, हम्म। मुझे नेतन्याहू ने इस जंग में इन्वॉल्व कर दिया था, जबकि मैं हम्म। इस जंग में आना नहीं चाहता था। हम्म। फिर उन्होंने कहा मैं सरप्राइज हो गया कि ईरान ने जिस तरीके से आगे से स्ट्राइक्स का जवाब दिया है, हम्म। मुझे तो ये एक्सपेक्ट मन से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो कभी इस तरीके
तरीके से जवाब भी दे सकते हैं। दूसरी बात, जब हम मुज़ाकरात की करते हैं तो मैंने इससे पहले भी हमने देखा था कि एक मुज़ाकरात का सेशन पहले भी ईरान के साथ स्टार्ट हुआ था, जो कि ईरान की तरफ से बड़ी खुश उसलूबी के साथ उसे कबूल भी किया गया था और मुज़ाकरात शुरू भी किए गए थे। लेकिन जैसे ही मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हुआ था, उसके फौरन बाद हमने देखा कि किस तरह से उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाता है और उनके साथ दीगर भी उनके लीडरान को टारगेट किया जाता है ईरान में, और ईरान की जंग शुरू हो जाती है। थर्ड बात जो यहाँ पे सबसे बड़ी अलार्मिंग ये है कि पाकिस्तान, जिससे हमेशा डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा है, मैंने लास्ट भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है। एंड सेकेंडली, इस वक्त हमारे पास एक इतनी अच्छी आर्म फोर्स मौजूद है। तीसरा, हम एटमी मुल्क भी हैं, हमारे पास वो क़यादत भी मौजूद है कि जो इस तमाम सिनेरियो के अंदर एक अच्छा रोल अदा कर सकती है, जैसे कि हमने अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात दोहा में करवाए थे और उनके इनखला को यकीनी बनाया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही अमेरिका के अपने मफादात कंप्लीट हो जाते हैं, पाकिस्तान के साथ की जाने वाली तमाम तर बातों से वो हमें चेंज होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पेशकश की है, तुर्किया इसके साथ शामिल है, मिस्र इसके साथ शामिल है, ये एक बहुत खुशाइन कदम है, क्योंकि इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन के अमेरिका भी नहीं कर सकता। ये दो ममालिक की जंग नहीं है, इसके असरात जो है वो पूरे खित्ते पे मुरतब होंगे। $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त खलीजी ममालिक से निकलने के लिए तैयार है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल रहे हैं, इस वक्त गल्फ कंट्रीज जो है वो परेशान नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ पर जहां हम अपनी पेशकश तो जरूर पेश कर रहे हैं कि हम आपके दरमियान साजिश का किरदार अदा करेंगे, वहीं पर अब हमें सफारती तौर पर इन बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने कहाँ पर क्या क्या किन चीज़ों को किस तरह से दोबारा से दुरुस्त करवाना है, क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जिसने 1947 से लेकर अब तक दहशतगर्दी में कई जानों का नजराना पेश किया है, जिसमें हमारे सिविल लोग भी शामिल हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी के लोग भी शामिल हैं, जिसमें हमारी पाकिस्तान आर्मी ने भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। अगर इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की मुदाखलत को अफगानिस्तान से नहीं रोका जा सकता, या अमेरिका जिसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर वो नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल नहीं दे सकता कि अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, DLA को यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर अब हमारे लिए एक टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत अच्छी सिचुएशन हमारे पास आ रही है, एंड आई होप सो इस न्यूक्लियर वॉर को रुकना भी चाहिए। और पाकिस्तान ने जिस तरह से आगे बढ़कर एक स्टेप उठाया है, तो यहाँ पर हमें अपनी सफारती तौर पर कुछ चीज़ों को फिर दोबारा से ज़ेर गौर करना पड़ेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जो हमारी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है आफ्टर द बुनियानम मरसूस, उसने तो पीक पकड़ा, और जिस तरीके से आज भी जो है वो, जैसे मैंने इब्तदाइये में भी कहा कि इस्लामाबाद जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है, आप क्या समझते हैं इस मेज़बानी में पाकिस्तान का जो रोल अदा हो रहा है? अगर ये नेगोशिएशंस मुकम्मल हो जाती हैं, वो हम नेगोशिएशंस कैसी होंगी तो वो तो दूसरी बात है ना, दूसरा सवाल है, मैं उस पर आता हूँ। अगर ये नेगोशिएशंस मुकम्मल हो जाती हैं और पाकिस्तान इसमें रियल प्रोटोगनिस्ट का रोल अदा करता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जी, बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर पाकिस्तान ये जंग रुकवाने में कामयाब हो जाता है और इसका कोई बातचीत के ज़रिए हल निकल आता है, जिसमें जो ईरान को भी काबिल कबूल हो, और जो हमलावर है अमेरिका बुनियादी तौर पर, और उसके गुमाश्ते जो हैं इस इलाके में मौजूद हैं, इसराइल, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि जंग रुक जाए। लेकिन ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये दूसरों को न्यूक्लियर पावर हासिल करने का मौका नहीं देना चाहते। पाकिस्तान किस्मत है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से, और उस वक्त जब हमारे मुल्क के साथ ही हम रूसी फ़ौजें मौजूद थीं, उस ज़माने में पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली, और जब भारत ने दोबारा धमाके किए तो पाकिस्तान ने भी धमाके करके अपने आप को एक एटमी पावर मनवा लिया। जी बिल्कुल। लेकिन दुश्मन की आंखें तो हमारे ऊपर लगी हुई हैं, आज भी लगी हुई हैं, और उनका मकसद यही होगा कि किसी तरह इसराइल को इस इलाके के अंदर बलादस्ती दिलवा दी जाए। जो भी पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी में रोल अदा करेगा, और पाकिस्तान एक अच्छी रोल अदा करने की पोजीशन में है, क्योंकि दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी पावर है, और
कोई भी डिप्लोमेसी कामयाब उस वक्त तक नहीं होती जब तक उसके पुष्ट पर एक मजबूत फौजी अस्करी कुव्वत ना हो। तो पाकिस्तान के पास ये सूरत हाल मौजूद है, हमारे पास एक मजबूत फौज है, हम डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा करने के काबिल हैं, और अगर हमने ये किरदार अदा कर दिया और इस इलाके में इस्तेहकाम का हम सबब बन गए तो पाकिस्तान की हैसियत इस इलाके के अंदर ठीक है पहले से भी ज्यादा मजबूत और बाअसर हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि तमाम मामलात को समझकर एक किरदार अदा किया जाए और जो ईरान के ऊपर तबाहकुन हथियार लेकर हमला आवर हैं उनको ईरान को तबाह करने से रोक दिया जाए, क्योंकि ईरान और की भी इसके साथ ब्रिगेडियर साहब इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, खासतौर पे अगर मैं कहूं कि अगर ये सीज फायर हो जाता है, मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के रिलेशंस का एक नया दौर स्टार्ट होगा ना। जिस तरीके से हिंदुस्तान का ईरान के साथ जो है वो ताल्लुकात बने हुए थे, और अब मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान रोल अदा करता है, सीज फायर कराता है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में एक नया दौर स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, एक नया दौर स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हैसियत जो है वो बहुत बदल जाएगी और ज्यादा अहम हो जाएगा पाकिस्तान। और जब सूरत हाल के अंदर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको फ्री हैंड मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान की, उसको हमेशा ब्रेकें लगी हैं अंदरूनी खलिफशात की वजह से। ठीक है, और ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। बगैर से पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नियाज़ी साहब जरा बताइएगा, खासतौर पे पाकिस्तान के डिप्लोमेसी के हवाले से मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो पजीराई हासिल है, मुझे इसमें एक चीज़ बताएं कि वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब के इस रोल को किस नज़र से देखते हैं, और इसके साथ साथ जहां हम हमारे डिफेंस पैक की बात करें सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें ये चीज़ अब बैनुल अक़वामी जरीदे कोट कर रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से बिहेव किया है वहाँ पे सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ मिल के, और ख़ास तौर पे ईरान ने जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने मसूद पेज़ेश्कियान साहब से रब्ता किया, तो उसके बाद ये मुमकिन हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया लगारी साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, ये एक छोटी जंग नहीं, एक बहुत बड़ी जंग है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, एक तो जंग है डॉलर वर्सेस युहान, ये कीप इन योर माइंड। दूसरा, जब मैं देखता हूँ कि डिफेक्टो जो कंडीशन जो प्रेजेंट की है बाय द पर्शिया, तो उसकी अगर आप इंग्रेडिएंट्स या उसके जो नुकात हैं वो देखें ना, उसमें कौन ग्रंटर बनेगा। मैं नहीं समझता पाकिस्तान इस हैसियत में आया कि वो इन दो एक बहुत बड़ी जंग के दरमियान एक ग्रंटर का रोल प्ले करे। हाँ, मेडिएटर होगा, ये इसकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी जा रही है कि वो ये तो हो सकता है कि गल्फ के जीसीसी और ईरान के दरमियान जो है सीज फायर तो हो रही है। या आप अगर जैसे पर्शियन रेजिम की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अगर एक्सप्लेन करें किस नजर से कह रहे हैं। देखें, ये जो सीज फायर है, यानी ये इस हद तक जहां तक गल्फ का ताल्लुक है, जीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज है 6 मुल्क हैं, उसका विद ईरान, इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो फील्ड मार्शल वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस हद तक तो आप सीज फायर कह सकते हैं। मगर ईरान, इसराइल और अमेरिका की वो सीज फायर नहीं है, वो पॉज आया है 5 दिन का। इसमें एक और बात भी है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो है वो उसमें वो शेक हो गई। सुन लें, उसको देखें। अभी आपने देखा जब जंग होती है, जब जंग का ऐलान किया जाता है, तो क्रूड ऑयल, ब्रांड ऑयल, उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। उसके असरात तमाम फाइनेंशियल टाइम पे भी उसी तरह पड़ते हैं, दुनिया की तमाम इकोनॉमीज पे इसी तरह ही पड़ते हैं। अब उसको नीचे लाने के लिए मैं समझता हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब दोनों इसको तस्लीम करें, अपने नुमाइंदे भेजें या डायरेक्ट टॉक करें। और मुझे नहीं लगता इस मुज़ाकरात में डेफिनेटली इसमें चाइना हिस्सा बनेगा, इसमें रशिया बनेगा, और मुमकिन हो सकता है कि उसमें पाकिस्तान तो होगा। अच्छा, इसमें ये बात है ना सर नियाज़ी साहब,
आप जैसे कह रहे हैं कि एक पॉज आया है और कोई किसी किस्म की नेगोशिएशन की कंप्लीशन की कोई मेरे ख्याल में कोई अभी तो कोई इंडोर्समेंट नहीं करेगा ना इस हवाले से, लेकिन गुजारिश इतनी सी है कि अगर पाकिस्तान एज ए मीडिएटर भी रोल अदा करता है और उन शराइत के ऊपर जहाँ तुर्किया भी है और इजिप्ट भी है, इसमें अगर जो ईरान चाहता है या दूसरी जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और फॉर टाइम बीइंग जो है वो इजराइल को भी रोक दिया जाता है, तो आप नहीं समझते जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या ख़ास तौर पे ईरानियन रिजीम के वाले से जो उनके बेटे मुश्तबा खामनाई की रिजीम आई है, सुप्रीम लीडर वो बने हैं, तो उनको भी एंडोर्समेंट दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, आप देखें ज़रा, तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये भी कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से कि उसकी रेंज कम दी गई, तो मीनिंग बाय देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी कि कोई नेगोशिएशन जो है वो कंप्लीशन हो सके। मैं नहीं मानता। अच्छा, देखें, ये जो जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है उसने यू टर्न का जुम्मा बाजार लगा रखा है। अच्छा, वो खूसट है, वो हर मरले पे अपनी जो वो स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। जिस तरह फैजा बुखारी साहब फरमा रही थी कि थर्सडे को हम देखते हैं जनेवा में टॉक्स हो रही है, उससे ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गुड न्यूज देता है, कहता है जी ब्रेक थ्रू हो गया। फिर सैटरडे को जो है ना वो दिन को हमला हो जाता है जी। तो हमें ईरान को एतमाद नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये सारी चीजें देख रही है, दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं। देखें, जब तक इसके लिए सबसे पहले सीज फायर होगा, दोनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो नामजद करेंगे या डायरेक्ट करेंगे या मीडिएटर के थ्रू करेंगे। हाँ, पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा परफॉर्म इस्लामाबाद में होते हुए देख रहे हैं उस चीज को। मैं देखे नहीं, इसके लिए अभी वेन्यू का भी तकर्रर होगा, इसका टाइमिंग भी होगी और डेलीगेशन भी होंगे। डायलॉग के लिए बकायदा एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट की जा रही है और मैं ये सारा क्रेडिट जो है ना फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। और एक हद तक जो ईरान वर्सेस GCC उसके दरमियान जो है ना ये पॉज या सीज फायर यू कैन से, उसमें वो सक्सीड हो गए पाकिस्तान। तो बहरहाल इस हद तक तो मैं उनको नंबर 10 ही दूंगा, मगर बाकी जो है ना जहां तक गारंटी है, जहां तक उसके ऊपर जो सैंक्शन है ईरान के अंदर उसको अपलिफ्ट करना है, उसका जो नुकसान वो पूरा करना है, ये सारी चीजें, ये बड़ी ताकत ही उसकी गारंटर बन सकती है। वो रशिया बनेगी या चाइना बनेगी या शुमाली कोरिया बनेगा, उसमें पाकिस्तान जरूर होगा, चाइना का भी, उसका तुर्किया का भी एक रोल होगा, इसमें कोई शक नहीं, उसमें मिस्र भी होगा और मुमकिन है कतर भी हो जाए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मिस फाइजा, जरा इस हवाले से मुझे ये बताइएगा कि खास तौर पे जैसे न्याजी साहब भी ये पॉइंट रेस कर रहे हैं कि अगर एक जानिब जो है क्योंकि एक पॉज तो आ गया है लेकिन नेगोशिएशंस का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है थ्रू मीडिएटर्स, लेकिन दूसरी तरफ अगर इजराइल का बिहेवियर देखें आफ्टर द बोर्ड ऑफ पीस भी और अब जो पॉज हुआ है उसके बाद भी ईरान पर अभी भी कहा यह जा रहा है कुछ जराए से कि हमले अभी भी जारी हैं उनको इजराइल की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर पेंटागन की बात करें तो वो किस तरीके से फिर उनको रोकेंगे? मैं अगर बात करूं, जैसे न्याजी साहब ने बात की, मैं इनकी बात को इंडोर्स करूंगी। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों वो लोग हैं जिसे कहते हैं ना, जो दो घोड़े पागल हो जाते हैं ना तो फिर वो टकरे मारना शुरू कर देते हैं, तो समझ नहीं आ रही होती। गजा की जब सिचुएशन थी, नेतन्याहू के साथ एक मुआहदा तय किया जाता है कि गजा के लोगों पे बमबारी नहीं की जाएगी। ये मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें समझ में आ सके कि ये लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। एक तरफ से जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि गजा के मासूम निहत्ते बच्चों के ऊपर, उन कैंप्स के ऊपर अटैक किया जाता है कि जहाँ पे मासूम बच्चे हैं, जहाँ पर खवातीन हैं, जहाँ पर वो लोग हैं कि जो न जाने अपने कितने ही प्यारों को खोकर कुछ जिंदगी की उम्मीद लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेतन्याहू जो है वो फिर दोबारा से अटैक करवा देता है और वहां पर ये हम देखते हैं कि ये चीजें वहां पे जंगबंदी नहीं होती है। सेकंड बात ये है कि अगर हम बात करते हैं ईरान के हवाले से, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि एक शरायतनामा जो ईरान की जानिब से दिया गया है उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। क्या वो शर्तें मानने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो जाएंगे? और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त जो अपनी पोजीशन है, अमेरिका इस वक्त नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन वहां पे होने जा रहे हैं, इस वक्त वहां पर हेट रेट जो है वो बढ़ चुका हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, क्योंकि दुनिया में कोई भी जगह जो है इस वक्त वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी क़यादत खुद कंफ्यूज हो चुकी हुई है। इवन के लास्ट में आपके प्रोग्राम में बताया था कि बहुत से मुबस्सिरीन ऐसे हैं जिनका ये कहना है, खुद अपने ही व्हाइट हाउस के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस बात को लेके कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि जंग हमारी नहीं थी।
वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की बात किया करता था, आज वो इसराइल फर्स्ट की बात क्यों कर रहा अच्छा, है? इसमें हमें मिस ये फायजा देखना होगा। जी मिस जी फायजा इसमें फिर कहना ये चीज़ मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि एक प्रेशर बिल्ड हुआ है, और जिस मिस कैलकुलेशन की हम बात कर रहे थे, हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ की थी, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से और मुश्तबा खामनाई के हवाले से जैसे स्टांस डोनाल्ड ट्रंप का चेंज हुआ है। जी मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि अमेरिका शायद समझ रहा था कि ये इराक जैसी सिचुएशन बन जाएगी या लीबिया जैसी बन जाएगी, या नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि जैसे हमने गजा के ऊपर अटैक किया था ये वो सिचुएशन होगी। ये वो मुल्क नहीं है, हमें देखना पड़ेगा ईरान की हिस्ट्री को उठा के। ये वो लोग हैं कि जिनका स्कूल ऑफ थॉट मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये वो लोग हैं जिसको इमाम महदी के ज़हूर की तैयारी भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन के अंदर एक पूरा शहर आबाद करके रखा हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी तमाम तर मिसाइल अपने हर तजर्बे करके रखे हुए हैं। बिल्कुल। थर्ड, डोनाल्ड ट्रंप खुद बड़े कंफ्यूज, उन्हें लग रहा था कि हम अटैक करेंगे, जैसे ही सुप्रीम लीडर शहीद हो जाएंगे, ईरान के अंदर एक सो कॉल्ड किस्म का रजीम चेंज हो जाएगा, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, शाह ईरान का बेटा जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो फौरी तौर पर ईरान में चला जाएगा, ईरान पे हमारा कब्जा हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी नजर हमेशा तेल के ऊपर रहती है। जैसे वेनेजुएला के अंदर हुआ था, वो समझ रहे थे कि शायद वेनेजुएला की तरह यहाँ पर एक और चैप्टर रिपीट होगा, जबकि वो इस बात को भूल चुके हुए हैं कि ईरान के लोगों ने मुश्तबा खामनाई को अपना सुप्रीम लीडर बनाकर इस बात पे तस्दीक कर दी है कि वो किसी भी किस्म का कोई रजीम चेंज नहीं चाहते हैं। एंड थर्ड, आबनाए हरमस के हवाले से जो बात की जा रही है, ईरान ने अपने शराइत नामे में यही बात रखी है कि जो आबनाए हरमस के हवाले से जितनी भी उनके पहले जो कानून बन चुके हुए हैं उन्हें असर नौ दोबारा से तरतीब देना होगा, और वो तमाम तर सैंक्शंस जो एक अरसे से ईरान पे लगाई जा चुकी हुई हैं वो खत्म करनी होंगी। एंड राइट नाउ अभी की ये खबर है कि अली रेजानी जो शहीद हो चुके हुए हैं उनकी जगह पर इस वक्त जो ईरानी सदर है महमूद पज़ेश्कियान ने मोहम्मद बाकिर अल कदर साहब को जो है वहाँ का सलामती कौंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, और ये 5 दौराने इनकलाब के ही एक रुकन है। इस वक्त ईरान के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है जिसको दिखाया जा रहा था वो यही था कि वो तमाम तर लोग, उन्होंने इसमें अपनी शराइतनामे में इस बात को भी रखा है कि वो लोग जिन लोगों ने अमेरिका के लिए जासूसी की हुई है उन तमाम तर लोगों को सजा देनी पड़ेगी। और जैसे न्याजी साहब ने कहा ना कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के पास एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा एक गोल्डन पीरियड आया है कि हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो वहां पर ब्रिगेडियर साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, मेरे से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को फ्रंट लीड के ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं। इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान ने हमेशा आगे बढ़कर अच्छे काम में पेशकश जरूर की है, किरदार भी अदा किया, लेकिन उसके रिटर्न में पाकिस्तान की तरफ जब देखा जाए तो हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन तो यूएई को अगर उठा के देखा जाए तो हमारे कुछ सिफारती पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहां पर अब हमारे पास हम उस पोजीशन पे हैं कि हम अपने पॉइंट्स को मनवा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब जरा काइंडली इसमें मुझे बताइएगा कि एक ये बात कही जा रही है कि टाइम बाइंग वाली बात की जा रही है, जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ किया था। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी पेंटागन की जानिब से है, क्योंकि देखा है कि मिस कैलकुलेशन तो हमें सामने नज़र आ रही है। दूसरा सवाल इसके साथ ही मुझे थोड़ा ये बताएंगे कि ये चीज़ कही जा रही है कि चाइना और रूस जो है वो इस मुज़ाकरात को या इस सीज़ फायर को मुमकिन नहीं होने देंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि जो यूनिपोलर डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड इस वक्त है उसको तब्दील किया जाए। अब वो जो है वो वक्त आ गया है कि ईरान के कंधे पे जो है वो, अगर मैं कहूँ कि तोप रख के चला के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का खात्मा किया जाए, क्योंकि इस वक्त आपने तो देखा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे बैनुल-अक़वामी जरीदा ये बता रहे हैं कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो चाइना और रूस जो है वो ईरान को दे रहे हैं। जी देखिए, ये तो एक बिल्कुल कुदरती बात है कि बड़ी ताकतें होने के नाते वो इस मामले में दिलचस्पी लें, खास तौर पे क्योंकि ये उनके रीजन में वाक़या है बात, जो इस वक्त जंग हो रही है जी, और जहाँ मुज़ाकरात की बात चली हुई है, तो रूस और चीन का इसके अंदर दिलचस्पी लेना एक बिल्कुल कुदरती बात है। रही बात यह कि हम क्या करेंगे और वो खुद क्या कर रहे हैं और उनके एडवाइजर उनको क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन सिस्टम मौजूद है और उनको बड़ी मंजी हुई एडवाइस पेंटागन की तरफ से और उनके बाकी जो इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, उनकी तरफ से मिल रही है जी। और एक हद तक वो इस एडवाइस को
इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। सो अमेरिकन पॉलिसीज जो हैं वो कंसिडर्ड पॉलिसीज होंगी। मैं नहीं समझता कि वो एक अहमक आदमी की ज़ाती पॉलिसीज हों। हम ये देख चुके हैं कि जनवरी 1991 में जी इराक ने भी मुज़ाकरात की कोशिश की थी और उनके वज़ीर ख़ारजा तारिक अज़ीज़ बाकायदा वाशिंगटन गए थे जी और वो मान के आए थे कि अच्छा हम अपने स्कड्स और अपने बड़े हथियार जो हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उस टाइम का उन्होंने फ़ायदा उठाया अमरीकियों ने और इत्तेहादियों ने, जो इराक पे हमलावर थे। हमला बहरहाल हुआ, इराक की फ़ौज को तबाह कर दिया गया। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि ये जो वक्त है इसको वो इस्तेमाल करें और अपनी फौजों को कंसंट्रेट करें और बूट्स एंड ग्राउंड्स लेकर आ जाएं। लेकिन ईरान ने बहरहाल दुनिया को ये समझा दिया है कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है और पाए इस्तिकलाल क्या होता है। मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपनी हद तक लड़ाई करते रहे हैं और ये करते रहेंगे। और अगर उनको तबाह करने की कोशिश की गई तो ये एक लंबी जंग बन जाएगी, प्रोट्रैक्टेड वॉर, जिसके दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट चाइनीज और रशियंस हैं। जी वो वॉर की वजह से आज़ाद हुए और गुरिल्ला वॉर उन्होंने कंडक्ट भी की और फिर रूस ने उसको फेस भी किया अफगानिस्तान के अंदर। तो प्रोट्रैक्टेड वॉर अगर हुई तो उसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में है कि ये जो झगड़ा शुरू हुआ है और जो ईरान की जो ताकत थी, जो नेवी, उसको तबाह कर दिया गया और बाकी मांदा जो उसके पास फोर्स है उसको भी तबाह करने की कोशिश अगर हुई तो ये इस पूरे खित्ते के अंदर एक अदम इस्तेहकाम पैदा कर देगा और फिर दुनिया की ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे ख्याल में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का होगा, क्योंकि अमेरिका के पास तो तेल है, उसके इत्तेहादियों के पास नहीं है। साउथ कोरिया, जापान, इनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, वो डिपेंडेंट है इस तेल पे जो मशरिक़ वस्ता से जाता है। और ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर सकता है और अगर और ज्यादा जरूरत पड़ी तो इसको परमानेंटली अनयूजेबल भी बना सकता है। तो इसलिए ये मामला बहुत सीरियस है और पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मौका है वो बहुत ही नायाब मौका मिला है। आपको कुदरत की मेहरबानी कह सकते हैं और पाकिस्तान को इससे पूरी हिकमत अमली के साथ ओहदा बरा होना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान होगा। ये एक ऐसा मौका है जहां हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी हैसियत को बढ़ा सकते हैं। इस्लामी दुनिया के अंदर तो हम इस वक्त लीड रोल में साफ नजर आते हैं। तुर्की भी चाहता है कि हमारे साथ दिफाई मादे में शामिल हो जाए, मिस्र भी चाहता है और दूसरे बड़े इस्लामी ममालिक जो है, सऊदी अरब तो हमारे साथ मायदा कर चुका है डिफेंस पैक्ट। तो ये जो पाकिस्तान की हैसियत है, इससे अगर इस खित्ते के अंदर इससे काम आता है तो पाकिस्तान के अपने लिए और इस खित्ते के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैंने पहले भी कहा कि हमारी डेवलपमेंट को ब्रेक्स लगती रही हैं अंदरूनी इंतशार और अंदरूनी चपकलिश की वजह से। इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन हो गई, उसने हमें ब्रेक लगा दी। उसके बाद दहशतगर्दी आन टपकी, उसने हमें ब्रेक लगा दी। उसके बाद सियासी में इस्तेहकाम आन पहुंचा, उसने भी हमें ब्रेक लगा दी। साहब आ गया पॉइंट आपका, पॉइंट आ गया सर आपका। अब नियाज़ी साहब, जहां हम अरब ममालिक की बात कर रहे हैं और इस सारी वॉर सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान अरब ममालिक का हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है कि ईरान का तो अब अगला जो अहदाफ है उनके, अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते खुदा ना खास्ता, तो उनके जो डीसैलिनेशन पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो पानी डीसैलिनेट करके अवाम को देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है समुद्री पानी है, तो 80% वहाँ का पानी अवाम को वहाँ से मिलता है डीसैलिनेशन सेंटर्स से। तो यहाँ पर सिचुएशन वहाँ पर जो सिचुएशन इस नौबत की बन चुकी है, और दूसरी जानिब जैसे अरब ममालिक के सबसे प्रोमिनेंट कंट्री जो UAE है, और वहाँ पे बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं, बिजनेस जो सेक्टर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं अरब ममालिक का? क्या अमेरिका के साथ वो कुर्बत रहेगी? देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, चूँकि फ़ायदा बुखारी साहबा ने भी इस पे थोड़ा सा बयान किया है जी। आप थोड़ा सा जाए ना बोर्ड ऑफ पीस की तरफ जी। बोर्ड ऑफ पीस बन गया
वहाँ पे गजा की रिहेबिलिटेशन की बात हुई। हाँ। वहाँ में और उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े प्लाजे होंगे, वहाँ बिजनेस होगा, ये होगा, इतने गालबन मुझे याद है जहाँ तक कोई 60-70 अरब डॉलर अरब लीग ने भी कहा कि हम भी देंगे, या जीसीसी कंट्री ने कहा। जी बिल्कुल। मुझे लग ऐसा रहा है कि वो इसको तबाह करके यूएई को, जी वो गजा वहाँ पे जो है ना, जो है मेडिटेरेनियन सी है, जी जी, उसका जो मशरकी किनारा है, ये सारा बिजनेस वहाँ ट्रम्प जो है ना शिफ्ट करना चाहता है। ये मेरी ओपिनियन है, मेरी भी गलत भी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक OIC का तल्लक है तो मैं इसको भी मजबूत देख रहा हूँ। तीसरी जो बात है कि इसमें जो CBM की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है ना बिटवीन द ईरान, इसराइल और डोनाल्ड ट्रम्प। अब डोनाल्ड ट्रम्प कहना चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो तनाई का शिकार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प उसके जो इत्तेहादी है वो छोड़ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था उसको अल जजीरा को, तो उसमें ये कोट हो रहा था कि ईरान ने यानी उसको जापान को इजाजत दे दी है कि आप अपना जो है ना वो जहाज लेके जा सकते हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से वो वाटरवे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि असूल सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, अमेरिका का लाई है, तो उसको इजाजत मिल गई। इससे मालूम ये होता है कि अमेरिका जो तनाई का शिकार है, यूरोपियन यूनियन की जो इस वक्त स्टेटस है आपके सामने है, वो भी उसमें जो है एक खलीज उसके अंदर पैदा हो रही है, यानी अमेरिका। और उसके बाद मुझे स्वाय अब ट्रम्प जो है वो एक लालची आदमी है, वो चाहता है कि मेरा जो दामाद है, मेरे बेटे जो है, उसका विटकॉफ जो है उसका बेटा, ये सारे मिलके, चूंकि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, हम एक नया शहर, एक नया जो है ना बिजनेस, एक पार्क या एक बिजनेस जो है ना वो सिटी गजा मेडिटेरेनियन सी के जो मशरकी किनारे पे बचाएं। एक तो ये उसका हो सकता है। दूसरा उसका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, मैं नहीं समझता कि इस तरह ये सारे मामला जिसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ये एन हमारी मंशा या ईरान की या किसी OIC के या पाकिस्तान के मंशा के मुताबिक हो जाओ, नहीं हो सकता। देखिए अभी मैं पिछले हफ्ते देख रहा था, जो तुलसी गालबन उनके इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, वो क्या बात कर रही थी। ब्रिगेडियर साहब ने शायद सुना हो कि ना, फैजा बुखारी ने जरूर सुना होगा। उसने कहा ये 4 जो मुल्क हैं, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, हमें एतराज है उनके जो है ना ये मिसाइल्स जो सिस्टम है, बिल्कुल कहा, और वो आप इस पे सैंक्शन में लगा सकती। लिहाजा आपको भी अमेरिका से दूर होना पड़ेगा। तो आपको तो देखे वो आपको कर रहे हैं, चार्जशीट कर रही है। अब छोटा ये किसी अखबार के या किसी सहाफी की बात नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, तुलसी जो वो कह रही है, आपने सुना होगा। तो मेरा ख्याल में है कि हमें जो है ना वो ब्रिक्स में जाना चाहिए, ब्रिक्स को मजबूत होना चाहिए, हमें चाइना के साथ रहना चाहिए, रशियन ब्लॉक में आना चाहिए। और चूंकि ईरान भी है और ब्रिक्स में UAE भी है, अरब भी है, सारे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी ये मुज़ाकरा जो है ना या ये बैल मंडे चढ़ते दिखाई दे रही हो। ठीक है। और अच्छा मिस फाइजा, मुझे इसमें ये बताइए कि ख़ास तौर पे अगर बोर्ड ऑफ पीस की बात करें, और बोर्ड ऑफ पीस के साथ साथ हम जैसे नेटो की बात करते हैं या यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, तो ये तमाम वो इदारे हैं या तमाम वो इत्तेहाद हैं जिसमें अगर ये कहें कि अच्छा मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, तो हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और यही सवाल मिस फाइजा से करेंगे कि क्या बोर्ड ऑफ पीस जो है वो फ्लॉप प्रोजेक्ट समझा जाएगा अपकमिंग डोनाल्ड ट्रंप की जो एक कोशिश थी कि यूनाइटेड नेशन के एक मुतबादिल एक कोई ऐसा फोरम बनाया जाए, क्या वो अब फ्लॉप होगा कि नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।